हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वो कहते हैं दोस्तों कि कैरियर की चिंता भी बड़ी अजीब होती है दोस्त। साला हंसते हुए चेहरे से रौनक छीन लेती है ना? तो ज़्यादा टेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने सही से पढ़ाई कर रखी है तो धैर्य खोना नहीं है। एक ना एक दिन ज़रूर होगा, ठीक है? तो अपनी मेहनत को बरकरार रखिए, कंटिन्यू रखिए, ठीक है? आप सभी लोगों के लिए पुनः मैं एक बार फिर से बना हूँ। वीडियो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ये बताऊंगा दोस्तों कि हिंदी बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। हिंदी इतना इम्पोर्टेंट है कि सिलेक्शन दिलवाने में कामयाब हिंदी होगी, ठीक है? तो हिंदी को बैक गियर मत देना भाई, ठीक है? यदि आप लोग सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो उत्तराखंड हिंदी बेहतर होना चाहिए, ठीक है? जीएस का कुछ पता नहीं कि कहाँ से पूछ दे। जीएस का पोर्शन बहुत सारा है, लेकिन ये फिक्स है कि उत्तराखंड 40 क्वेश्चन और हिंदी का 20 क्वेश्चन, ठीक है? तो इन पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। तो जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि चैनल के माध्यम से आपको नए नए तरह तरह के क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाते हैं। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए नए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो में पूछे जा चुके हैं भाई। और एग्ज़ाम जो सैनिटरी इंस्पेक्टर वगैरह एग्ज़ाम कनिक सहायक के जो पुराने पेपर हैं पुलिस के, उनमें ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है? तो वीडियो को अंत तक देखना। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सेलेक्टिव क्वेश्चन है भाई। वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे। दिल थाम के बैठिएगा, सारे क्वेश्चन मज़ेदार होने वाले हैं। जो खाने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो उसके लिए होगा क्या? अखाद्य। जो खाया ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? अखाद्य, ठीक है दोस्तों? इसमें 50 क्वेश्चन है। क्वेश्चनों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, ठीक है? तो हमें ज़्यादा क्वेश्चन रिविजन करने होते हैं। तो हम ऑप्शन का डिस्कशन नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन आंसर, ठीक है? जो जहाँ पर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट में बता देना मेरे को। तो जो खाने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो गया? अखाद्य, ठीक है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो मारे जाने योग्य न हो वाक्यांश का अर्थ है उसको क्या बोलते हैं? अवध्य। मतलब जो मारे जाने योग्य न हो उसको क्या बोलते हैं? अवध्य बोलते हैं। क्लियर होगी बात? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रमेय का सही अर्थ है जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसको क्या बोलते हैं? प्रमेय बोलते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की शब्द का चयन करने भाई। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है। शुद्ध वर्तनी, ठीक है? क्या पूछा है कि शुद्ध वर्तनी को छांटना है। अब देखिए, इसमें आधीन है, पीताम्बर है, साप्ताहिक है, सन्यासी है। तो इसमें राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, साप्ताहिक होता है, ठीक है? आधीन नहीं होता है, अधीन होता है, सिर्फ अ होगा, ठीक है? पीताम्बर नहीं होगा, पीताम्बर होगा, पीताम्बर, ठीक है? सन्यासी में यहाँ पर बिंदु लग जाएगा, ठीक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की शब्द का चयन करना है। फिर से पूछ लिया है। अब देखो, उज्ज्वल, कवयित्री, अभ्यस्त, स्वास्थ्य। इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य, ठीक है? उज्ज्वल में दो जो क्या होते हैं वो आधा होते हैं, आधा आधा दो जो होते हैं, यानी उज्ज्वल इस तरीके से, ठीक है? कब, कब जो छोटी ई की मात्रा लगी है ये नहीं होगी, कब यित्री ऐसा होगा, ठीक है? और अभयस्त ये पूरा लिखा जाता है, आधा भ नहीं होता है, ठीक है? अभय, अभयस्त, ठीक है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है? शुद्ध वाक्य छांटना है। देख लीजिए, ऑप्शन ए, यह तो नई प्रकार की वस्तु है, वो 3 बहनें हैं, आपके भाइयों का नाम क्या है, मेरे को दिल्ली जाना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट होगा। वो 3 बहनें हैं, एकदम शुद्ध वाक्य है। यह तो नई प्रकार की वस्तु है, ये तो नई प्रकार की वस्तु, ऐसा होना था। आपके भाइयों का नाम क्या है, नहीं, इसने होना था आपके भाइयों का क्या नाम है, ठीक है? मेरे को दिल्ली जाना है, नहीं, मुझे दिल्ली जाना है, ऐसा होना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर बी, वो 3 बहनें हैं। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के नाम अनेकों हैं, श्री कृष्ण अनेक नामों के हैं। नहीं, इसमें क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा एकदम। श्री कृष्ण के क्या है? अनेक नाम है, ठीक है?
जो त्रुटियां हो जाती है दोस्तों वो अलग से पहचानी जाती है, बस थोड़ा सी आप लोगों को क्या करना होता है, धीरे से पढ़ना होता है, समझना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटना है तो कौन सा हो जाएगा, अकस्मात हो जाएगा शुद्ध। अत्याधिक नहीं होगा, अत्यधिक होगा, अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक होगा, ठीक है। मिष्टान नहीं होगा, ये मिष्टान होगा, ऐसा वाला ट होगा, ठीक है, मिष्टान। और संसारिक नहीं होगा, क्या होगा, सांसारिक। ए, समझ गई बात को। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का जो होगा शुद्ध होगा वो होगा अकस्मात। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, फिर आगे भाई शुद्ध और शुद्ध बिल्कुल पूछता है भाई, ठीक है। तो शुद्ध क्या हो जाएगा इसमें, इसमें दोनों शुद्ध हो जाएंगे, सृष्टि और श्रृंगार। इसमें दो वाक्य क्या है दोस्तों, शुद्ध है एकदम, ठीक है। माननीय, माननीय होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अब इसने क्या पूछा, अशुद्ध है, यही तो देखना है, शुद्ध या अशुद्ध। तो प्रज्वलित एकदम सही लिखा हुआ, तृतीय भी एकदम सही लिखा हुआ, आक्रमण भी एकदम सही लिखा हुआ, लेकिन त्रिकोण गलत लिखा हुआ, ठीक है। त्रिकोण कैसा लिखा जाता है, त्रिकोण ऐसा वाला, अब समझ गए, त्रिकोण ऐसे लिखना था। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो यहाँ पर क्या है, अशुद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य क्या है, उस पर क्या दोष दिया जाए, मुझे सांप का डर नहीं लगता, मैंने साड़ी को धुलवाया, आप भीतर बैठ जाएं। एकदम शुद्ध है, देखो, आप भीतर बैठ जाएं, शुद्ध वाक्य है। मुझे सांप से डर नहीं लगता, मैंने साड़ी को धुलवाया, मैंने साड़ी को धोया, ऐसा होगा, ठीक है। तो आप भीतर बैठ जाएं, इसमें शुद्ध वाक्य क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, इस कहानी को मनोयोग से पढ़ा जाए। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, इस समय 4 बजे है, उसने सबसे यही बात कही थी। इसने क्या बोला, अशुद्ध वाक्य छांटना है। इस कहानी को मनोयोग से पढ़ा जाए, एकदम क्लियर है, शुद्ध है। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, एकदम शुद्ध है। उसने सबसे यही बात करी, एकदम शुद्ध है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इस समय 4 बजा है, नहीं, इस समय 4 बजे हैं, बजा नहीं है, बजे हैं, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा जो अक्षर होते हैं, यानी मिस्टेक होती है, इनको छांटना होता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 13 क्या है हमारा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए भाई, ठीक है। तो अशुद्ध वाक्य क्या है, यह लड़का मोटर चला सकता है, कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया, हम अपनी मांगे प्रस्तुत करते हैं, परमाणु बम से लाखों आदमी नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे यहाँ पर शुद्ध वाक्य हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा क्या, कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया। नहीं, कोलंबस ने तो अमेरिका की खोज करी यार, ठीक है, आविष्कार कहाँ किया। इस तरीके से छाटना है, यह लड़का मोटर चला सकता है, बिल्कुल चला सकता है भाई, आप भी चला सकते हैं। हम अपनी मांगें प्रस्तुत करेंगे, बिल्कुल करो, ठीक है। परमाणु बम से लाखों आदमी नष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ व्यर्थ आडंबर है। तो व्यर्थ आडंबर क्या हो जाएगा, आंख एक नहीं कजरोटा 10-10, ठीक है। व्यर्थ आडंबर का मतलब हो जाएगा आंख एक नहीं कजरोटा 10-10। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है दान कोई करे कुड़न किसी को होए। तो इसमें क्या हो जाएगा, तेली का तेल जले मसालची का दिल जले, यानी दान कोई करता है और जलन किसको, कुड़न मतलब जलन किसी और को होती है, ठीक है। दान कोई और कर रहा है, कुड़न किसी और, जलन किसी और को हो रही है, तो इसका मतलब तेली का तेल जले और मसालची का दिल जले, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से मुहावरा नहीं है बोला इसने। आंखों में सरसों फूलना बिल्कुल मुहावरा है, आंखों में खून उतरना बिल्कुल मुहावरा है, आंखों में धूल झोंकना बिल्कुल मुहावरा है, लेकिन ये मुहावरा नहीं है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंख का अंधा नाम नयन सुख, ठीक है, ये मुहावरा नहीं है, ठीक है। आंखों में सरसों फूलना, आंखों में खून उतरना मतलब अत्यधिक क्रोधिक होना, ठीक है। आंखों में धूल झोंकना चकमा दे जाना, ठीक है।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से अनमेल अथवा बेमेल काम के भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति को छानना भाई। लाल गुदड़ी में नहीं छिपते, ढाक के वही 3 पार, हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत, ये बिल्कुल सही है। झूठ के पाँव नहीं होते, तो हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत के कर अनमेल बेमेल छानना है, मतलब अनमेल बेमेल छानना, समझ रहे हैं बात को। तो हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत, कोई बढ़िया से काम आप कर रहे हैं लेकिन एक तीसरा व्यक्ति आ गया, वो वहाँ पर शौक मना रहा है, उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। वहाँ आपकी जो सभा है, आपकी हंसती खेलती सभा में वो शौक मना रहा है, तो इसका मतलब है हंसुए के ब्याह में वो खुरपे के गीत गा रहा है, ठीक है। अनमेल बेमेल शब्द का भाव यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी प्रकट कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दाल भात में मुसलसल लोकोक्ति का भावार्थ क्या हो जाएगा। बे मतलब का दखल देना भाई, बिना मतलब के दखल दे रहे हैं। दाल भात में मुसलसल बन रहा है, जब दाल भात बन रहा है तो मुसलसल क्यों बन रहा है भाई, ठीक है। बे मतलब कि दखल दे रहा है वो, तो इसको क्या बोलते हैं, दाल भात में मुसलसल, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, मुहावरे का अर्थ है भिन्न विचार रखना, यानी डेढ़ चावल की खिचड़ी बन सकती है, नहीं बन सकती, भिन्न विचार है भाई उसके, ठीक है। तो डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना मतलब अगर 2 चावल की खिचड़ी बनाता तो भाई वहाँ पर जुड़वा हो जाता, ठीक है, कुछ मेल हो सकता था उसका, कुछ अर्थ हो सकता था उसका। लेकिन डेढ़ चावल की खिचड़ी जब बना रहा है तो ये भिन्न विचार है, उसके विचार एकदम क्या है, अलग है, अलग विचारों वाला। डेढ़ चावल कहते हैं ना, मैं अपनी खिचड़ी खुद पकाऊंगा, हम आपके रामलीला में नहीं है, हमारा त्रिपाल वापस दे दो भाई, ठीक है। अपनी खिचड़ी खुद पका रहा है, भिन्न विचार रख रहा है वो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, तीर न कमान काहे के पठान, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, झूठी सेकी मारना, ठीक है। अभी देख लीजिए, ये था, ये है ऑप्शन इसके, ठीक है। तीर न कमान काहे के पठान, तीर कमान का ना होना, झूठी सेकी मारना, ये राइट हो जाएगा। सदा अपनी प्रशंसा करने वाला, अपने को सर्वोपरि मानने वाला, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीर न कमान काहे के पठान। अरे तब तेरे पास तीर भी नहीं है, कमान भी नहीं है, फिर भी तो कह रहा है कि मैं पठान हूँ भाई, योद्धा हूँ, तो काहे का योद्धा है भाई, ठीक है। इसका मतलब तो झूठ बोल रहा है, तीर न कमान काहे के पठान, झूठी से की मार रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा स्क्रीन बड़ा करते हैं, ठीक है। ये लीजिए 21, ना उधो का लेना ना माधव का देना, कहने का मतलब क्या है, किसी से कोई मतलब नहीं रखना, ठीक है। परस्पर मधुर संबंध रखना, तो परस्पर कोई लेन देन न करना, नहीं सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाए क्या हो जाएगा, कोई संबंध ना रखना, किसी से कोई संबंध ना रखना, ना उधो का लेना ना माधव का देना, मतलब किसी से कोई विचार नहीं रखता भाई वो, ना किसी के एक में है ना किसी के दो में है, ना उधो का ले रहे हैं ना माधव को दे रहे हैं, ठीक है। उधो से उधार भी नहीं ले रहा है, माधव से दे भी नहीं रहा भाई, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई संबंध ना रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, चटांग चून चौबारे रसोई का लोकोक्ति का क्या क्या अर्थ हो जाएगा, मिथ्या दिखावा और शान बगारना। चटांग चून चौबारे रसोई, मिथ्या दिखावा और शान बगारना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, चांदी का जूता, मुहावरे का सही अर्थ है घूस में मिला धन, जब घूस मिलेगा तभी तो आप बढ़िया चांदी का जूता बनाओगे भाई, ठीक है। चांदी का जूता पहनता है कोई, है ना, तो घूस में मिला हुआ धन, ये बात बोल रहे हैं। चांदी का जूता का मुहावरे का अर्थ है घूस में मिला हुआ धन को क्या बोलते हैं, चांदी का जूता। जो ज़्यादा कमाता है, शौक शौक दिखाता है ना अपने, एक तो होता है क्या, मेहनत से कमाया हुआ धन, एक से होता है घूस से मिला हुआ धन, ठीक है। तो आप लोगों ने गैस किया होगा, घूस से मिले हुए धन से क्या करते हैं लोग, ज़्यादा दिखावा करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विराम चिन्ह के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए भाई, ठीक है। विराम चिन्ह के संबंध में क्या बोल रहा है कि असत्य ढूंढना। अब देखो, ये ऑप्शन है, विराम चिन्हों के प्रयोग से लंबे वाक्यों का अर्थ समझना कठिन हो जाता है, सही बात है। अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्य के अर्थ में स्पष्टता आती है, बिल्कुल आती है भाई। विराम चिन्हों से सही बलाघात अनुतान में सहायता मिलती है, बिल्कुल मिलती है, ठीक है। और उच्चारण की दृष्टि से भी विराम चिन्ह आवश्यक है। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं भाई, लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, राइट हो जाएगा। विराम चिन्हों के प्रयोग से लंबे वाक्यों का अर्थ समझना कठिन हो जाता है।
अरे एक बात बताओ, कोई लंबा वाक्य है उसमें विराम चिन्ह लगे हुए हैं, तो क्या वो वाक्य कठिन होगा? नहीं, वो वाक्य सरल हो जाएगा भाई पढ़ने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विराम चिन्ह के प्रयोग से लंबे वाक्यों का अर्थ समझना कठिन हो जाते हैं। ठीक है, विराम चिन्ह के संबंध में असत्य कथन बताना था, तो ये असत्य यही है। अरे एक लंबा सेंटेंस है, उसके बीच में विराम चिन्ह लगे हैं, कॉमा लगा है, अल्प विराम लगा है, ठीक है, पूर्ण विराम लगा है, तो उस वाक्य को पढ़ने में हमें सरलता होगी ना, यही तो बोल रहे हैं। तो सिर्फ फर्क इतना है कि इसने ये पूछा कि असत्य ढूंढना है, बाकी ये नीचे जो 3 ऑप्शन है बिल्कुल सही बता रहे हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से वाक्य के अर्थ में स्पष्टता आती है, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से अर्ध विराम बोले, अर्ध विराम, तो अर्ध विराम क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए, ऑप्शन नंबर सी, अर्ध विराम में होता है, एक छोटा बिंदु होता है, ये कॉमा हो गया छोटा सा, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये अर्ध विराम। अल्प विराम क्या होता है? छोटा सा कॉमा वाला अल्प विराम, और पूर्ण विराम तो पूरा होता है। ठीक है, ये हो गया, तो अर्ध विराम बोला इसने, अर्ध विराम। ठीक है, जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत टिक नहीं करना है, अर्ध विराम बोला है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अल्प विराम का सही प्रयोग हुआ है? ठीक है, प्रिय महोदय मैं आपका आभारी हूँ। अब देखो, प्रिय अल्प विराम लगा दिया, हमें यहाँ रोकना पड़ेगा। महोदय मैं आपका आभारी हूँ, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। प्रिय महोदय मैं आपका आभारी हूँ, ये भी कुछ ठीक नहीं लग रहा भाई। प्रिय महोदय मैं आपका आभारी हूँ, नहीं। प्रिय महोदय, ये देखो ऑप्शन नंबर डी, प्रिय महोदय मैं आपका आभारी हूँ, देखो कितना आसान हुआ है ना। प्रिय महोदय, रुको भाई थोड़ा, मैं आपका आभारी हूँ, समझिए बात को, तो विराम चिन्ह को पहचानना है। ठीक है, तो अल्प विराम का सही प्रयोग कहाँ पे हुआ? ऑप्शन नंबर डी में हुआ, प्रिय महोदय, रुक गई, अपने आप ही रुक गई, सांस भी रुक गई हमारी, मैं आपका आभारी हूँ। अगर इसमें अल्प विराम होता है, प्रिय महोदय मैं आपका आभारी हूँ, नहीं, ये सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रिय महोदय, रुको, रुक गए, ऑटोमेटिक आदमी रुक जाता है, मैं आपका आभारी हूँ, यहाँ कहीं नहीं रुक रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अल्प विराम का सही प्रयोग हुआ है? अब देखो अल्प विराम क्या है, इससे पहले भी वही था। ठीक है, क्रोध चाहे जैसा भी हो, अब क्रोध पे रुकना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्रोध, थोड़ा रुको, चाहे जैसा भी हो, फिर रुको, मनुष्य को दुर्बल बनाता है, समझ नहीं आ रहा है। अब देखो, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, अब क्रोध चाहे, रुको, जैसा भी हो फिर रुको, मनुष्य को दुर्बल बनाता है, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। ठीक है, तो नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रोध चाहे जैसा भी हो, बी हो जाएगा, मनुष्य को दुर्बल बनाता है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, ऑटोमेटिक हम यहाँ पर बीच में रुक रहे हैं। ठीक है, क्रोध चाहे, यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, हम जबरदस्ती रुक रहे हैं, अलग से पहचाना जाता है भाई सेंटेंस, अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ ना तो सेंटेंस पहचाना जाता है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, 28 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह हंस पद कहलाता है? आप देखो, मैं हर बार बोलता हूँ अपनी वीडियोज़ में कि एक जो शब्द है, वर्ड है, अगर उसके 2-3 नाम मिलते हैं तो आप जरूर उनको याद करो भाई। हंस पद को क्या बोलते हो? त्रुटिबोधक भी बोलते हैं, तो त्रुटिबोधक का चिन्ह हो जाएगा हमारा ये। कोई सेंटेंस जब आप लिखते हैं ना, उसमें कोई बीच का पद छूट जाता है, आपने सेंटेंस पूरा लिख दिया, ठीक है, अब बीच में तो आप पूरी लाइन को काट नहीं सकते हैं, इसलिए उस पर हंस पद लगा दो, त्रुटिबोधक चिन्ह लगा दो, और उसके ऊपर लिख दो, लाइन के थोड़ा सा ऊपर लिख दो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। सकर्मक बोल रहा है, अकर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है, वाक्य का चयन करना है, ऑप्शन नंबर ए है, मोर नाचता है, मोर हंसता है, अनुराग ने फल खरीदे, राधा गाती है। ठीक है, तो मोर जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है, अकर्मक सकर्मक क्रिया को कैसे पहचाना है। सकर्मक के साथ यदि हम
कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वाक्य है, उसमें हमें 2-3 तरह से टाइप से क्वेश्चन करना है। जैसे क्या नाचता है, कौन नाचता है, ठीक है। तो देखो क्या और कौन से प्रश्न करना है। अब देखो इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए, मोर नाचता है। कौन नाचता है? मोर नाचता है। क्या नाचता है? मोर नाचता है। मोहन हंसता है, तो कौन हंसता है? मोहन हंसता है। अनुराग ने फल खरीदे, ठीक है। राधा गाती है। सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। अनुराग ने फल खरीदे, तो सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी? अनुराग ने फल खरीदे। क्या खरीदा? फल को खरीदा, ठीक है। राधा गाती है, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन करिए, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुराग ने फल खरीदे। सकर्मक किसने खरीदा? कहने का मतलब ये था जिसमें कर्म का प्रभाव जो है ना कर्ता पे पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। कर्म का प्रभाव जो होता है दोस्तों वो कर्ता पे पड़ता है। तो कर्ता इसमें कौन है? अनुराग है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुराग ने फल खरीदे, यानी सकर्मक क्रिया हो जाएगी क्या? ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। कर्म का जो प्रभाव है वो कर्ता पे पड़ता है, उसको बोलते हैं क्या? सकर्मक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वृक्ष से फल गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें हो जाएगा अपादान। अपादान कारक वहाँ होता है जहाँ किसी से अलगाव का बोध हो, या अलग हो रहे हो, या किसी से तुलना हो रही है, या किसी से घृणा हो रही है, ठीक है। तो वृक्ष से फल गिर रहे हैं, यहाँ पर अपादान हो रहा है, अलगाव का बोध है। वृक्ष से फल गिरते हैं, अलग हो रहे हैं ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है जिसमें भाव हो भाई, घोड़ा, बहन, गिरोह, गर्मी। तो गर्मी क्या है? भाववाचक संज्ञा है भाई, ठीक है। बहन में कोई भाव है? नहीं है। गिरोह में है? नहीं। घोड़ा में है? नहीं। तो गर्मी क्या है? भाव है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गर्मी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग छांटना है। तो पुल्लिंग कैसे छांटोगी? अच्छा, अच्छे लगाकर और मेरा, मेरी लगाकर। तो खिड़की अच्छी है, ये स्त्रीलिंग में हो रहा है। नदी अच्छी है, ये भी स्त्रीलिंग में हो रहा है। घाटी अच्छी है, अंचल अच्छा है, अंचल अच्छा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंचल हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द छांटना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंचल अच्छा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, मैंने अपनी पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है? मैंने अपनी पुस्तक पढ़ी, तो अभी अभी पढ़ी उसने, ठीक है। तो आसन क्या हो जाएगा? आसन भूतकाल हो जाएगा। आसन भूतकाल, अभी अभी पढ़ी, बात कर रहा है पीछे की, पढ़ ली थोड़ा साइड में रख दिया अलग, ठीक है। अभी अभी जो सेंटेंस में भाव उत्पन्न होता है उसमें क्या बोलते हैं? आसन भूतकाल। भविष्यकाल, भूतकाल, वर्तमान काल आप लोगों को डीपली पढ़ने पड़ेंगे भाई, तब जाकर आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। कनिक सहायक का जैसे एग्जाम हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद मैं क्या करूँगा, हिंदी की और उत्तराखंड की बेसिक से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, एकदम जीरो लेवल से। यदि आप लोगों को चैनल के माध्यम से जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए दोस्तों, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप क्या करें, वीडियो को देख सकें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म गलत है? गलत है बोला इसने, ठीक है। नायक नायिका ये सही है, नौकर नौकरानी ये सही है, कांत कांता ये सही है, लंबा चौड़ा ये गलत हो जाएगा। लंबा का लंबी होगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बोला इसने। लंबा तो पुल्लिंग में हो गया और स्त्रीलिंग लंबी होगा, तो लंबा चौड़ा। ये देखो कन्फ्यूज़ करने के लिए कितना खतर, मैंने बोला था ना कि दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लंबा चौड़ा, जबकि क्या होना था? लंबा और लंबी। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, निम्नलिखित में से आज्ञार्थक क्रिया वाला वाक्य है, यानी आज्ञार्थक जिसमें हम किसी को आज्ञा देते हैं। नौकर आता है, कोई आज्ञा है नहीं, तुम घर जाओ, नहीं, एक मिनट, विश्व का कल्याण हो, सत्य की विजय होती है, तुम घर जाओ, आज्ञा दे रहे हो तुम किसी को, आज्ञार्थक क्रिया वाला वाक्य का जाएगा तुम घर जाओ, यानी आप किसी को आज्ञा दे रहे हो कि तुम घर जाओ, ठीक है। विश्व का कल्याण हो, ये इच्छा है, ये इच्छावाद वाक्य हो जाएगा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चय का वाचक क्या हो जाएगा? कोई भाई, ठीक है। यह, क्या, आप, ये क्या हो जाएंगे? सर्वनाम तो है पर ये पर्टिकुलर सर्वनाम है। समझ गए? किसी विशेष वस्तु के लिए बात हो रही है या किसी विशेष व्यक्ति के लिए बात हो रही है। लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? उसमें फिक्स नहीं होता है किसकी बात हो रही है। अगर मैं तुमको बोलूँ कि कोई आम खा रहा है, कोई पता चल रहा है? कोई खा रहा है, कौन खा रहा है भाई? ठीक है, बहुत सारे लोग कहीं पर बैठे हैं, मैं उनमें से बोल रहा हूँ कोई आम खा रहा है, फिक्स चल रहा है, पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। लेकिन मैं अगर वहीं पे बोल दूँ वह आम खा रहा है, अरे इशारा कर दो तो समझ जाएंगे लोग, ठीक है। तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम था वो हो जाएगा कोई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? हमेशा बहुवचन में किसका प्रयोग होता है? प्राण का, ठीक है। नदी का बहुवचन क्या होगा? साहब भाई, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो राइट आंसर क्या होता है? प्राण हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 38, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? बोला है स्त्रीलिंग नहीं है। देख लीजिए, मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बोला है कि अच्छा अच्छी लगाकर और मेरा मेरी लगाकर आप लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचान सकते हैं। अब देखो, पंचायत मेरी है, ठीक है, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। ओंट, ओंट मेरा है, इसमें अपने आप पुरुषत्व का भाव आ रहा है, ठीक है। पहचान मेरी है, बंदूक मेरी है, ठीक है। तो स्त्रीलिंग नहीं है तो ओंट, ठीक है। ओंट क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। ओंट मेरे हैं, ओंट अच्छे हैं, ओंट अच्छा है, पंचायत अच्छी है, पहचान अच्छी है, बंदूक अच्छी है। इसमें स्त्रीत्व का बोध हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएंगे? ये सारे स्त्रीलिंग हो जाएंगे। लेकिन ओंट क्या हो जाएगा? पुरुषलिंग में हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सवा शेर गेहूं में कौन सा विशेषण होगा? तो विधेय विशेषण होगा, ठीक है। सवा शेर गेहूं में संख्यावाचक में संख्या होती है, गुणवाचक में किसी का गुण बताते हैं भाई, दोष बताते हैं, सार्वनामिक में सार्वजनिक स्थिति का भाव प्रकट होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्म कारक से संबंधित नहीं है? अब यदि आप लोगों को कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए ये सारे याद हैं तो आप आसानी से पहचान जाओगे। कैसे? उसने शैलजा को पढ़ाया, को। प्रणव ने चोर को पकड़ा, को। श्याम गेंद से खेलता है, रानी को मत मारो, को, ठीक है। ये सारे कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह है। लेकिन कर्म कारक से संबंधित नहीं है बोला है तो क्या हो जाएगा? श्याम गेंद से खेलता है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, अब देखो कैसे, शैलजा को पढ़ाया, उसने शैलजा को पढ़ाया, ठीक है, शैलजा को पढ़ाया, ठीक है। कोई तीसरा बंदा है, कारण बन रहा है, कर्म कारक, ठीक है। ये नहीं है तो कर्म कारक श्याम गेंद से खेलता है तो क्या हो जाएगा? ये कर्म कारक का उदाहरण नहीं है। कर्म कारक का उदाहरण क्या है? उसने शैलजा को पढ़ाया, कर्म हो रहा है, देखिए उसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? को है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण नहीं है? करीम जीवन भर पूरा सुख भोगता है, ठीक है। 1 मीटर कपड़े से काम चल जाएगा, मुझे 2 सेर गुड़ दे दो, मेरा घर इसी शहर में है। ये परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, ठीक है। अब देखो, करीम जीवन भर पूरा सुख भोगता है, सुख का कोई मापतोल होगा, ठीक है, जिसमें मापतोल की स्थिति प्रकट होती है, भाव प्रकट होता है, उसमें परिमाणवाचक विशेषण होता है। 1 मीटर कपड़े से काम चल जाएगा, मीटर कपड़ा मापतोल हो रहा है। मुझे 2 शेर, शेर भी क्या है? मापतोल में है, ठीक है। मेरा घर इसी शहर में, इसमें कोई परिमाणवाचक विशेषण नहीं है, इसमें कोई मापतोल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संख्यावाचक, अब देखो मैंने अभी ऊपर बताया था, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण नहीं है, तीसरा आदमी संख्यावाचक है। सभागार में बहुत दर्शक, वे दोनों संख्यावाचक है, यहाँ हर एक आदमी ईमानदार है, तो संख्यावाचक विशेषण नहीं है, क्या नहीं हो जाएगा? सभागार में बहुत दर्शक, तो गिनती है ना, यहाँ हर एक आदमी ईमानदार है, तो संख्यावाचक विशेषण नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बाकी तीनों में क्या है? संख्यावाचक का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, शिव से निर्मित विशेषण शब्द है तो शैव।
शिव से निर्मित जो विशेषण बनेगा उसका शैव बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियाँ हैं। महाप्राण ध्वनि है अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष। ये पढ़ने पड़ेंगे भाई। तो अल्प प्राण ध्वनियाँ क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर क्या होता है? अल्प प्राण होता है। लेकिन इसने क्या पूछा यहाँ पर? महाप्राण। तो दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है उसमें क्या होता है? महाप्राण होता है। दूसरा चौथा वर्ण कौन सा है? क, ख, ग, घ, च, च। अब देखो क, ख, महाप्राण ध्वनि नहीं है तो ख दूसरा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? महाप्राण। और च, छ, ज, झ, झ, ये भी चौथा है, ये भी महाप्राण हो जाएगा। प, फ, ए। लेकिन चौ क्या है? पहला है। और मैंने क्या बोला था? अल्प प्राण कौन सा होता है? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। ठीक है, तो महाप्राण ध्वनि नहीं है। आप समझना, कन्फ्यूज नहीं होना भाई। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का हो जाएगा चौ, ये वाला। महाप्राण नहीं है तो यानी वो अल्प प्राण है। पहले ही बात तो ये है, समझ रहे हैं ना बात को? क्वेश्चन को एलिमिनेट करके पढ़ना है। अब ये पूरा कि निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण ध्वनि नहीं है। अगर नहीं है, जब महाप्राण नहीं है तो वो हो गया ना, वो अल्प प्राण है भाई। तो हमें अब अल्प प्राण की खोज करनी है कि कौन से वर्ण में अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण मैंने क्या बोला? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का। क, ख, ग, घ, घ, च, छ, ज, झ, यूं। पहला वर्ग कौन सा है? क, ख, ग, घ, घ। दूसरा च, छ, ज, झ, यूं। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से हिंदी में आगत ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो आगत ध्वनियाँ कौन सी हैं? आ। कुछ नहीं आता है तो आ आता है समझ में। आगत ध्वनियाँ आ भाई। ठीक है, एक ही है बस। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से अंतस्थ वर्ण कौन सा है? कौन सा नहीं है? ए देखो तुम, य, र, ल, व, स, ह। अंतस्थ वर्ण कौन सा नहीं है? य, र, ल, व, ह नहीं है भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ह। इनमें से अंतस्थ वर्ण कौन सा नहीं है? तो यो ह नहीं है। य, र, ल, व, ये क्या है? अंतस्थ वर्ण है, लेकिन ह नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन से उष्म व्यंजन है? उष्म व्यंजन क्या होते हैं? सौ, 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 सौ। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उष्म व्यंजन सौ, 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 ह उष्म व्यंजन है। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन याद रखना में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। मूर्धन्य सौ बोलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन दो होते हैं, ढ, ढ। ये पहचान लेना, ये जो जहाँ बिंदु लगा होगा ना, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। ठीक है, और द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि एक शब्द कहीं पर मिलता है, उसके दो नाम कहीं पर दिखते हैं, तो उनको याद करो भाई। क्या पता आपने कोई नाम याद किया हो और दूसरा नाम याद ना किया हो, और वही नाम एग्जाम में पूछा गया हो, तब दिक्कत हो जाएगी। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, 50 क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, ये है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष नहीं है? तो अघोष नहीं है, इसका मतलब सघोष है। तो सघोष कौन सा होता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होते हैं। ठीक है, और पहला कौन सा? पहला, दूसरा क्या होता है? अघोष होते हैं। अब जैसे इसने क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष नहीं है, यानी वो क्या है? सघोष है। तो सघोष क्या हो सकता है? तो अब एक मिनट देखना, तो, थ, द। पहले वर्ण क्या हो जाएंगे हमारे? ये भी कट हो गया, तो, थ, द, द। प वाला भी कट हो जाएगा, च, छ, ज, झ। ठीक है, ये हो जाएगा ट, ठ, प, फ, त, थ। ये जो तीन है ना दोस्तों, अभी देखो, ये जो तीन है, त, फ और ट, ये वर्ग के पहले दूसरे वर्ण है। जैसे तो में क्या है? तो, थ। तो पहला वर्ण है। प वर्ण में जाएंगे तो प भी पहला वर्ण है। ट वर्ग में जाएंगे ट, ठ, तो ये पहले वर्ण है। लेकिन क्या है? व्यंजन में अघोष नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? झ। समझ गए बात को? राइट आंसर ऐसे एलिमिनेट करके पढ़ने हैं। तो राइट आंसर हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। झ क्या है? अघोष नहीं है, यानी वो सघोष है। तो सघोष क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा,
5वां अक्षर क्या होता है? सघोष होता है। और अघोष जो होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। समझ गए बात को? तो इसमें ये जो 3 ये थे, तो हो गया, प हो गया, ट हो गया, ये प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण थे। ठीक है, लेकिन जो है ना, जौ, अब देखो इसमें क्या, चौ, चौ, छ, जौ और झौ, ये क्या हो गया? चौथा वर्ण आ गया ना। ठीक है, अगर ये जौ भी होता तो तब भी ये क्या हो जाता? सघोष हो जाता। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। ठीक है, और मैं दोस्तों, मैंने अभी पहले जस्ट बताया है कि इसके बाद कनिष्ठ सहायक का जैसे 19 तारीख को एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मैं उत्तराखंड पुलिस के लिए स्पेशल बैच बनाऊंगा। ठीक है, और उसकी तैयारी बिल्कुल जीरो से कराऊंगा। यदि जो लोग बेसिक से उत्तराखंड की तैयारी और हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, वो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाए भाई। ठीक है, और दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो एक शेयर जरूर कीजिएगा उन लोगों को जो लोग कोचिंग नहीं ले सकते हैं। आपकी वजह से अगर उसको एक अच्छा माध्यम मिल जाता है पढ़ने का, तो बेहतर आप लोगों के लिए भी बधाई है भाई। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।